नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ और परिभाषा एवं विशेषताएँ। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ और परिभाषा एवं विशेषताएँ। इंट्रोडक्शन। न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा का प्रावधान हो। दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है, किंतु पिनॉक एवं स्मिथ ने इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी है। 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्सन ने मारवरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात वाद में प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्थापना की थी। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, परंतु इसका आधार अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 32, 226, 131, 243 और न्यायाधीशों द्वारा संविधान के संरक्षण की शपथ है। आइए जानें न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ एवं परिभाषाएं। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जो इसका अर्थ स्पष्ट करती हैं। साधारण रूप में तो न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका व विधायिका के उन कानूनों तथा आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आदर्शों के विपरीत हों। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई है जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, अमेरिका के न्यायाधीश मारवरी मार्सन ने न्यायिक पुनर्विलोकन को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह न्यायालय की ऐसी शक्ति है जिसमें यह किसी कानूनी या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जिसे यह देश की मूल विधि या संविधान के विरुद्ध समझती है। मुनरो के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके अंतर्गत कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून अथवा राज्य के संविधान की किसी व्यवस्था या कानून जैसे प्रभाव वाले और किसी सार्वजनिक नियम के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है कि वह संयुक्त राज्य के संविधान के अनुकूल है या नहीं। नेक्स्ट, मैक्रिडिस तथा ब्राउन के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायाधीशों की उस शक्ति में है जिसके अधीन वे एक उच्चतर कानून के नाम पर संविधियों तथा आदेशों की व्याख्या कर सके और संविधान के विरुद्ध पाने पर उन्हें अमान्य ठहरा सके। नेक्स्ट, डिमाक के अनुसार न्यायिक पुनरीक्षण व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने आए मुकदमों में न्यायालय द्वारा जांच को कहते हैं, जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि वे कानून या कार्य संविधान का अतिक्रमण करते हैं या नहीं। नेक्स्ट परिभाषा, हेनरी जे अब्राहम के अनुसार न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिससे कोई न्यायालय किसी कानून या इसके आधार पर कोई सरकारी कार्रवाई या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किए गए गैरकानूनी कार्य को असंवैधानिक और इस प्रकार कानून द्वारा अप्रवर्तनीय घोषित कर सकता है जिसे वह देश की मूल विधि के विरुद्ध समझता है। नेक्स्ट, पिनॉक व स्मिथ के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न्यायालय की वह शक्ति है जो
संविधान को स्पष्ट करती है तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा प्रशासन द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रमुख कानून के विरुद्ध होने पर असंवैधानिक घोषित करती है। नेक्स्ट, एम.बी. फाइली के अनुसार यह न्यायालय की वह क्षमता है जिससे वह व्यवस्थापन कार्यों की वैधानिकता या अवैधानिकता को घोषित करती है। नेक्स्ट, कॉर्बिन के अनुसार न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय के क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के बारे में तथा कानूनों को लागू करने के बारे में प्राप्त है जिन्हें वे अवैध या व्यर्थ समझें। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसके बारे में वे कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता जांचते हैं और यदि वे कानून संविधान के विपरीत पाए जाएं तो असंवैधानिक घोषित किए जा सकते हैं। आइए जानें भारत में न्यायिक पुनरावलोकन। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति को समझाते हुए जस्टिस पी.बी. मुखर्जी ने स्पष्ट किया है, भारत में यह संविधान ही है जो सर्वोच्च है और संसद के साथ साथ राज्य विधानसभाओं को न केवल संविधान की 7वीं सूची में दर्ज 3 सूचियों में वर्णित उन संबंधित क्षेत्रों की सीमाओं के अंदर ही कार्य करना होता है, बल्कि इसके साथ साथ संविधान के भाग 3 के अधीन दिए गए मौलिक अधिकारों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को विश्वसनीय बनाना होता है। न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर देती है जो कि संविधान का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है। आइए जानें भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का संवैधानिक आधार। संविधान का कोई भी एक अनुच्छेद न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की व्याख्या नहीं करता है। इसकी संवैधानिक स्थिति और विधि अनुकूलता व व्यवस्थाओं से उत्पन्न होती है जो यह घोषित करती है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और संविधान की सुरक्षा और व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के कई अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। पहला, अनुच्छेद 13। यह अनुच्छेद न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को आधार प्रदान करता है। इसमें लिखा गया है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा दिए गए अधिकारों को वापस लेता है या कम करता हो और इस अनुच्छेद के उल्लंघन में बनाया कानून विरोध के कारण रद्द हो जाएगा। दूसरे शब्दों में निर्धारित करता है कि कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है रद्द किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास उनकी संवैधानिकता का निर्णय करने की शक्ति है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में दिए मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 131 और 132। यह 2 अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक और अपीलीय अधिकार क्षेत्रों का क्रमवार वर्णन करते हैं। इसमें केंद्र राज्य झगड़ों से निपटने, राज्यों के मध्य झगड़ों को निपटाने की शक्ति और संविधान की व्याख्या करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति शामिल है। इन शक्तियों का प्रयोग करते समय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 समस्त राज्य के उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करने का आधार प्रदान करता है जो संविधान के भाग 3 की ओर से दिए गए लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 के अधीन संघ और राज्यों में वैधानिक शक्तियों का विभाजन किया गया है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को संघ राज्य झगड़ों के सभी मुकदमों का निर्णय करने की शक्ति दी गई है जो उनके बीच शक्तियों के विभाजन के संबंध में पैदा होते हैं। यह अनुच्छेद भी न्यायिक पुनरावलोकन को आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 124, 6 और 219। इन अनुच्छेदों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को क्रमवार कानून के द्वारा स्थापित संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ उठानी पड़ती है। इन सभी विशेष लोगों ने न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को आधार प्रदान किया है। डॉक्टर S.C. डैश के शब्दों में, न्यायपालिका का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह संविधान को विधानपालिका और कार्यपालिका के आक्रमणों के विरुद्ध सर्वोच्च रखे।
यह सभी अनुच्छेद भारत में न्यायालयों के न्यायिक पुनरावलोकन की कानूनी और संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त संविधान की कई अन्य विशेषताएं भी न्यायालयों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को आधार प्रदान करती हैं। आइए जानें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार। पहला, सीमित सरकार का सिद्धांत। संविधान स्पष्ट रूप में सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। सरकार केवल परिभाषित शक्तियों का ही प्रयोग कर सकती है और असीमित शक्ति नहीं। सरकार का कोई अंग अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। यह देखना न्यायालय का उत्तरदायित्व है कि सरकार और इसका प्रत्येक अंग संविधान द्वारा परिभाषित अधिकार क्षेत्र के अंदर ही कार्य करे, और यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उल्लंघन करने वाले कार्य को रद्द कर सकते हैं। सेकंड, संघवाद। संघीय प्रणाली में न्यायपालिका के पास अतिरिक्त उत्तरदायित्व अर्थात संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा करना होता है, और संघवाद राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाने पर प्रतिबंध भी होता है। इसके लिए भी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का न्यायालय के द्वारा प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट, लिखित अधिकार। जब कभी संविधान लोगों के लिए लिखित तथा कानून द्वारा लागू करने योग्य अधिकारों की व्यवस्था करता है तो न्यायिक पुनरावलोकन की नींव रखता है। न्यायालयों को इन अधिकारों को लागू करने और इनकी सुरक्षा करने की शक्ति मिल जाती है। भारत में संविधान में लिखित अधिकारों का बिल संवैधानिक उपचारों के अधिकार सहित शामिल है, जो संविधान की मौलिक संरचना का एक भाग है। इसके लिए यह न्यायिक पुनरावलोकन प्रदान करता है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग। 1950 में संविधान के लागू होने के पश्चात से आज तक भारत में न्यायपालिका निरंतर न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करती आ रही है। इसने इस शक्ति को विधान पालिका और कार्यपालिका के कई कानूनों आदेशों को रद्द करने के लिए प्रयोग किया, जिनका इसने असंवैधानिक पाया। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय को इन मुकदमों में दिए गए गोपालन मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा, मिनर्वा मिल्स मुकदमा और कई अन्यों में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के काफ़ी प्रमाण मिलते हैं, और इसकी मान्यता सरकार और लोगों की ओर से मिलती है। नेक्स्ट, 42वें और 43वें संशोधन। 42वें और 43वें संशोधन ने न्यायिक पुनरीक्षण प्रणाली की संवैधानिक उचित को शक्तिशाली किया है। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति पर कई प्रतिबंध लगाए गए, और 43वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रतिबंध हटा दिए गए। इस प्रक्रिया में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली को भारतीय संवैधानिक प्रणाली के मूल्यवान और अभिन्न भाग के रूप में मान्यता मिली है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास विधान पालिका और कार्यपालिका के कानूनों, आदेशों, नियमों की संवैधानिक उचितता का निरीक्षण करने की शक्ति है, और इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। आइए जानें भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय दोनों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, परंतु किसी कानून के संवैधानिक औचित्य का निर्णय करने की अंतिम शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सभी संघीय और राज्य कानूनों, कार्यपालिका आदेशों और संवैधानिक संशोधनों के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान की 9वीं सूची में दर्ज अधिनियमों के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन स्वचालित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कानूनों पर न्यायिक पुनरावलोकन करने की कार्रवाई स्वयं करने अपने आप नहीं रह सकता। यह तब ही कार्रवाई करता है जब कानूनों को इसके सामने चुनौती दी जाती है, जब किसी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान किसी कानून के संवैधानिक औचित्य का प्रश्न इसके सामने उठाया जाता है।
नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय चुनौती दिए कानूनों आदेशों के पुनरीक्षण के पश्चात यह निर्णय कर सकती है कि पहला, कानून संवैधानिक रूप से उचित है, इस मामले में कानून पहले की तरह लागू रहता है, अथवा सेकंड, कानून संवैधानिक रूप में अनुचित है, इस संबंध में कानून निर्णय की तिथि से लागू होना बंद हो जाता है, अथवा थर्ड, कानून के केवल कुछ भाग या एक भाग अनुचित है, इस स्थिति में केवल अनुचित भाग लागू नहीं रहता और दूसरे भाग लागू रहते हैं, परंतु यदि अनुचित पाए भाग कानून के लिए इतने महत्वपूर्ण हो कि दूसरे भाग इनके बिना न लागू हो सके तो समस्त कानून को ही अनुचित ठहराया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट, न्यायालय की ओर से असंवैधानिक और अयोग्य घोषणा के दिन से पहले कानून के आधार पर किए गए कार्य विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले निर्णय में संशोधन कर सकता है या उनको रद्द कर सकता है। नेक्स्ट, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाम कानून की उचित प्रक्रिया। नेक्स्ट, 9वां, किसी कानून को रद्द घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की उन व्यवस्थाओं, धाराओं जिनका कानूनन उल्लंघन करता है के बारे में स्पष्ट बतलाना होता है। इसको उस कानून की अवैधता और असंवैधानिकता को सिद्ध करना होता है जिसको रद्द किया जाना है। इसके पश्चात हम जानेंगे न्यायिक पुनर्लोकन के संदर्भ में कुछ आलोचना के पॉइंट। पहला, अलोकतंत्रीकरण। दूसरा, स्पष्टता की कमी। तीसरा, प्रशासनिक समस्याओं का स्रोत। चौथा, प्रतिक्रियावादी। पांचवा, देरी करने वाली प्रणाली। और छठवां, संसद को गैर उत्तरदायी बनाती है। सातवां, न्यायिक निरंकुशता। आठवां, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अपने ही निर्णय को परिवर्तित करना। नौवां, न्यायालय के सम्मान पर तनाव का एक स्रोत। 10वां, न्यायपालिका और संसद के मध्य गतिरोधों की संभावना। आई होप आपको यह